हेलो फ्रेंड्स। जो आर्टिकल आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो हिंदू में पब्लिश हुआ है जून 25 2020 को। और इस आर्टिकल के राइटर हैं रमेश पोखरियाल, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इसका टाइटल है हाउ टू बैटल डिप्रेशन। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है, जो कि अभी रिसेंट सुसाइड केस हुआ है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। उसी के ध्यान ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। तो ऑथर ने एनालाइज किया है कि किस तरीके से पहले डिप्रेशन होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार होता है तो किस तरीके के कारण होते हैं और किस तरीके का इफेक्ट होता है डिप्रेशन का। और ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इसको लेके जो एक टैबू है या एक लेके जो सोशल स्टिग्मा है, वो आदमी को इसको डील करने से रोकता है, क्योंकि एक सोशल टैबू है ये। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि डिप्रेशन का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है और डिप्रेशन को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके के मेजर उठाए जा सकते हैं, जिससे कि कोई भी प्रेशियस लाइफ, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो डिप्रेशन या उसकी वजह से, सुसाइड की वजह से लॉस ना हो। तो ये आर्टिकल मैप किया गया है ABC पॉइंट के हिसाब से। और इसमें हम देखते हैं कि एक बैकग्राउंड चीज़ें हैं इसमें, जो रिसेंट सुसाइड केस हुआ है सुशांत सिंह जी का। अब डिप्रेशन के कई वेरियस फैक्टर हो सकते हैं, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन पैदा करते हैं। तो एज पर आर्टिकल कुछ कारण यहाँ पर लिखे गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आजकल जो डिजिटल एज में लोगों का एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो गया है, स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप, इस पे ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड करते हैं कंपेयर टू पीपल। और लोगों की मेंटेलिटी, चूंकि कंपटीशन काफ़ी है और जिस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो फोकस मोस्टली लोगों का है सक्सेस पे, ना कि उस सक्सेस को अचीव करने का जो एक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व लर्निंग आल्सो। वो प्रोसेस को पे लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना कि आउटकम, जो कि सक्सेस के तौर पे डिफाइन करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं। तो एक आउटकम ओरिएंटेड हर चीज हो गई है, जिसमें कि एक यूटिलिटेरियन अप्रोच रहता है और लोगों की महत्वाकांक्षाएं या एस्पिरेशन नेवर एंडिंग है, वो कभी खत्म नहीं हो रही है। और इन सारी चीज़ों की वजह से कई सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। और एक दूसरा कारण यह है कि हम इम्पेशेंट हो गए हैं, हम हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, या हम कोई भी काम करने में हड़बड़ी दिखाते हैं। और हर चीज़ को लेके हमारा एक रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, और वो रिजल्ट तुरंत होना चाहिए, एक जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, वो एक लोगों में मेंटेलिटी आ गई है। और आज के ज़माने में लोगों के पास में बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हो गए हैं हर फील्ड में और हर तरीके से। तो वो चॉइसेस भी बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, वो भी एक आपको प्रॉब्लम को बढ़ा रही है, क्योंकि आप माइंड इतनी सारी चॉइसेसों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी होती है। और एक हम देखते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली जो एक सिस्टम था, वो एक डिसरप्टेड हो गया है और लोग अब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते या नहीं रहना चाहते। तो इन सारी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से कई साइकोलॉजिकल ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है, कई तरीके की इमोशंस या फीलिंग आदमियों में आती हैं, जो कि एंजाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक डिसहार्मोनी है या एक अनसर्टेनिटी है, और एक फियर होता है अननोन का। और इन सारी चीज़ों से एक किसी भी व्यक्ति की लाइफ में एक लैक ऑफ मीनिंग आती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके की इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे जो कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, एक पर्पज क्या है। और
इन इन सारी चीज़ों की वजह से में एक लव, जो एक रिलेशनशिप में एक जो लव का फैक्टर रहता है वो भी उसकी मिसिंग रहता है। तो ऑथर का कहना है कि ये हम मॉडर्न इस सोसाइटी में, खासकर अभी डिजिटल सोसाइटी में, हम इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि ये बहुत अफेक्ट कर रही है, खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी में। तो इसका इफेक्ट और भी है। तो उसके लिए ऑथर रेमेडियल मेजर सजेस्ट करता है जिससे कि हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं या फाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑथर का पहला जो कहना है कि हमें कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे, एक सोशल एंगेजमेंट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें, दैट शुड बी पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस। और ये कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब एक सोशल कनेक्टिविटी हो। और जो लोग इन सारी चीज़ों से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके कुछ विजिबल साइन रहते हैं। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई व्यक्ति इस तरीके का जो डिप्रेशन की साइन रहते हैं, अगर वो शो करता है, तो वो एक अर्ली वार्निंग साइन रहता है जिसको लेके हम अवेयर हो सकते हैं कि दैट पर्सन इज स्लीपिंग इनटू द डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन को सबसे बड़ा एक काउंटर करने का एक दूसरा माध्यम ये है कि हम अपने काम के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट लेके आए, क्योंकि अगर हम अपने काम से अपनी लाइफ की मीनिंग को तलाशेंगे तो ना केवल हम अपने काम के ऊपर भी ध्यान देंगे, बल्कि वो एक हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो फाइंड मीनिंग इन लव एंड वर्क। और इसमें लिटरेचर भी बहुत हेल्पफुल है, खासकर स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर का लिटरेचर, जैसा कि ऑथर ने मेंशन किया है। लिटरेचर भी आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा सोसाइटी इन जनरल के लिए ऑथर कहता है कि हमको हर व्यक्ति का एक यूनिक टैलेंट और यूनिक पर्सनालिटी को समझने की ज़रूरत है और उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपैरिजन से या किसी दूसरे व्यक्ति को फॉलो करने से की वजह से डिप्रेशन होने का बहुत बड़ा कारण रहता है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है जो कि काफ़ी प्रासंगिक है, और इट इज़ रिटन बाय आवर यूनियन मिनिस्टर, so it is very good. The second article which I am analyzing is the many questions about favipiravir. Favipiravir, that is one drug. Basically it is introduced by Glenmark to fight COVID-19 virus. So it is written by SP Kalantri and Dinesh Thakur, and again it is published in हिंदू जून 25। सो ये आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक आपको काफ़ी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। कि ये बेसिकली आर्टिकल कहता है कि जब हम कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, तो उस ड्रग को मार्केट में लाने के पहले उसका एक अप्रूवल होता है, जो कि अप्रूव करता है उस प्रोसेस के थ्रू वो ड्रग अप्रूवल होती है। और ये सारा काम किया जाता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा, जो कि किसी भी कंपनी के नए ड्रग को, जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को फाइट करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में, उसको मार्केट में लाने के लिए अप्रूवल DCGI देता है। तो उस किसी भी ड्रग को जब आप अप्रूव करते हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जिसको बेसिकली वो प्रोसीजर में पास होने के बाद ही वो ड्रग मार्केट में सेल होने के लिए अलाउ की जाती है। तो वो प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें कि एक रेंडमाइज्ड वे में, मतलब एक कोई सैंपल लेते हैं, कोई नंबर ऑफ पेशेंट लेते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट लेते हैं, और उनको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। और वही सेम टाइप के पेशेंट में को डिवीजन करने के बाद आधे लोगों को प्लेसेबो में रखा जाता है और दूसरों को वो मेडिसिन दी जाती है जिसको अप्रूव करना है। तो और लेकिन ये उस ग्रुपिंग को बताई नहीं जाती कि आपको प्लेसेबो दिया जा रहा है या मेडिसिन दी जा रही है।
और उस केस में अगर जिस ग्रुप को वो दवा दी जाती है, जिस जो कि मार्केट में लाने के लिए अप्रूवल के लिए आई है, अगर वो अपना इफेक्ट शो करती है कंपेयर टू जिनको प्लेसेबो में रखा गया है, तो इससे ये स्टेब्लिश होता है कि उस दवा का थेरेपेटिक वैल्यू है और इट इज वर्किंग। तो ये सारी चीजें हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल से हम प्रूव करते हैं। इससे जो डेटा निकल के आता है वो डेटा बेसिकली उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, वो डेटा में सैंपल या उस डेटा के जो भी कांस्टेंट हैं उनको एनालाइज किया जाता है, फिर वो पीयर रिव्यूड होता है, वो जर्नल में पब्लिकेशन होता है। तो इन सारे ये काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके जिसके पास होने पर ही किसी ड्रग को ये अप्रूवल मिलता है कि वो मार्केट में लॉन्च कर सके। उसके कई उसमें जो वार्निंग भी लिखी जाती है कि किस कैटेगरी ऑफ पेशेंट या किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ये इसको नहीं देना है, या कितना डोज में देना है, या इसके क्या साइड इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको क्लिनिकल ट्रायल से निकल के हमको आता है। एक रिसेंट केस है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, जो एक क्लिनिकल ट्रायल में ये क्लियर हुआ कि ये कोविड-19 को के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। ये हमको बेसिकली आरसीटी के थ्रू हमको पता चला। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है जिसके जिसके पास होने पर ही किसी ड्रग को मार्केट में लॉन्च होने का परमिशन मिलता है। लेकिन अभी जो ड्रग फाविपाइराविर, ये एक जो ड्रग लॉन्च की गई, उसके लॉन्च में जो एक ओपेसिटी थी, उसके अप्रूवल में जो इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो अप्रूवल रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा दिया गया, उसमें एक ओपेसिटी थी, ऐसा ऑथर क्लेम कर रहा है अपने आर्टिकल में। अब ये ओपेसिटी किस वजह से थी और कैसे थी ये हम देखते हैं। तो ये कंपनी ये क्लेम कर रही है, इस ड्रग को बनाने वाली कंपनी क्लेम कर रही है कि ये जो उसे अप्रूवल मिला है ये बेस्ड ऑन डेटा और एक्सपर्ट के ओपिनियन से मिला है। और इस ड्रग को डीसीजीआई ने एक्सेलरेटेड वे में अप्रूव किया है फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए इन इंडिया में। तो ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल क्या है? एक्सेलरेटेड अप्रूवल ये है कि जो आरसीटी, जो रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल है, ये अगर दूसरी कंट्री में भी होता है और उसके बेसिस पे दूसरी कंट्री के ड्रग कंट्रोलर वो मेडिसिन अप्रूव कर देता है, तो वो अप्रूवल इंडिया में यहाँ की ड्रग अथॉरिटी भी उसको एक्सेप्ट करेगी और इस वजह से उसको एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो ड्रग थी, ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा को डील करने के लिए जापानीज कंपनी द्वारा बनाया गया ड्रग है ये, और ये एक इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका कोविड-19 में भी इफेक्टिवनेस है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। और चूंकि ये जापान में ही इसका अप्रूवल हुआ है, तो उस बेसिस में डीसीजीआई ने यहाँ पर भी अप्रूव किया है। तो ये एक न्यू रूल है जो कि अभी कुछ समय से लागू है। लेकिन इसके अलावा भी ऑथर कहता है कि जो इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए कि क्या साइंटिफिक बेसिस था इस ड्रग को अप्रूव करने का, वो इंफॉर्मेशन डीसीजीआई के वेबसाइट में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑथर का ये कहना है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है कि डेटा और एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे इस कंपनी को, इस ड्रग को अप्रूवल मिला है, तो ऑथर यहां पर उस डेटाबेस को, उस डेटा सैंपल को क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें उस रिगार्डिंग डेटा को लेके बहुत सारे पर्टिनेंट पॉइंट ऑथर ने उठाए हैं, जैसे कि
इस ड्रग का जो इफेक्ट था कंपैरिजन में प्लेसेबो इफेक्ट से क्या था वो उतना क्लैरिटी के साथ में आया नहीं है। फिर जो सैंपल था उसमें बायस था, या फिर सैंपल साइज को लेके, या फिर जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर ड्रग के अप्रूवल को लेके जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो दो तीन आधार पे किया जा रहा है। एक तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये ड्रग को किस तरीके से क्या साइंटिफिक बेसिस पे अप्रूव किया गया है, और जो डेटा जिसके ऊपर में ये ड्रग अप्रूव हुई है वो डेटा में भी कई सारी खामियां हैं। तो ऑथर का ये वार्निंग है कि विदाउट प्रॉपरली डिस्क्लोजिंग क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, अगर हम कोई भी ड्रग को मार्केट में लेके आते हैं तो हम उस ड्रग का मिसयूज को प्रमोट करते हैं, और चूंकि उस ड्रग के आने से लोगों में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि हमें अब कोविड-19 के को फाइट करने के लिए ड्रग मिल गई, सो वी कैन बी मोर केयरलेस और समथिंग लाइक दैट। तो एक बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और दिस विल आल्सो प्रमोट मिसयूज। सो इसलिए ऑथर का ये कहना है कि किसी भी जो ड्रग को अप्रूवल करने के पहले उसका एक जो साइंटिफिक बेसिस जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, और जो ट्रायल के जो डेटा हैं उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों के पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। सो दिस कंक्लूड माय सेकंड एनालिसिस। Third analysis is basically editorial. Title is signaling intent. So here you see that basically it is talking about India China relationship in terms of trade, और उसमें लेके जो गवर्नमेंट के रिसेंट में गाइडलाइन आई हैं कि जो जेम को लेके कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वहाँ पर किस तरीके से अभी वेंडर को कंट्री ऑफ ओरिजिन जो प्रोडक्ट है उस कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्क्लोज करना है, या उसमें ये बताना है कि कितने परसेंटेज इसमें इंडिया मेक है या इंडिजिनस कंपोनेंट क्या है। तो ये एक जो नया रेगुलेशन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में आया है इन जेम में, उसको लेके ये एडिटोरियल कहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेड किस तरीके से कैन बी यूज्ड एज ए वीपन, और इंडिया चाइना रिलेशनशिप क्या हालात हैं, और जो गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया के लिए वो भी हमें बैकग्राउंड नॉलेज में मालूम होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, उसके चैलेंज क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसको लेके भी एक जनरल अवेयरनेस आदमी में स्टूडेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एज ए मेक इन इंडिया एफर्ट के थ्रू अभी ये कंडीशन डाली है कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो वेंडर को स्पेसिफाई करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो था वो फेल हो गया, क्योंकि इट फेल टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। सो एडिटोरियल कह रहा है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बूस्ट करने में, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने में फेल हो गई। और जो हम देख रहे हैं मोस्टली वो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग किससे बढ़ेगी? जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट लेके आएंगे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ना कि वी आर हैप्पी विथ जस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट टू फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है।
तो ये अप्रोच मेक इन इंडिया में एडिटोरियल कहता है कि होना चाहिए, लेकिन जो अभी हो रहा है वो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और दैट टू बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ना कि ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट। तो ये जो चीज हो रही है ये बेसिकली इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अफेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रीमियम दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उसका बीइंग इंडियन, ना कि उसके क्वालिटी और कास्ट को। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर वो इंडियन है, सो दैट विल बी प्रेफर्ड इवन दो इट इज इंफीरियर इन क्वालिटी और मोर कॉस्टली। तो ये एक तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। फिर एडिटोरियल ये भी कहता है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना से बहुत सारी है और बहुत एरिया में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या हैवी मशीनरी को भी लेके हो गया, या ड्रग्स को भी लेके। जो ड्रग्स को भी लेके जो रॉ मटेरियल या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम 70% ऑलमोस्ट फ्रॉम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल का कहना है कि जेन्युइन सेल्फ रिलायंस आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्ग एंड कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि किसी इस सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होगा और इसका काफ़ी लंबे समय तक आदमी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एडिटोरियल कहता है कि हमको ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, लेबर लॉ, इन सारी चीज़ों को भी ओवरहालिंग करनी है, और हमको एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना है। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने फोकस एजुकेशन में नहीं रखा, स्किल डेवलपमेंट में नहीं रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रखा, रेड टेप नहीं हटाया, अगर हमने ये सब चीज़ें नहीं की और केवल हम मेक इंडिया बोल रहे हैं, तो दैट विल बी लाइक ए एम्प्टी स्लोगन। वो केवल सिंबॉलिक होगा, क्योंकि उसका जो फॉलो अप एक्शन है हमने नहीं लिया। तो ये एक अच्छा एनालिसिस है, एडिटोरियल है। द लास्ट एनालिसिस विच आई डिड इज चाइना, कश्मीर एंड घोस्ट ऑफ August 5. This is again published on June 25th and it is written by Hampy Moon Jacob. तो इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जो भारत द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को डिसॉल्व करके वहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो बनाई गई 3 रीजन से, और जो एक रिटोरिकल स्टेटमेंट था रिगार्डिंग अक्साई चीन या पीओके के लेके, ये दोनों फैक्टर किस तरीके से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में उसका फॉल आउट हुआ। जो इंडिया ने जो यूनियन टेरिटरी बनाई और इंडियन पॉलिटिशियन का जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग अक्साई चीन या पाक को लेके, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में और चाइना में कैसे हुआ, इसको लेके ये पीस एनालाइज कर रहा है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने वायलेंस करना, मतलब वायलेंस को इनकरेज करना या वायलेंस को सपोर्ट करना जो कश्मीर में है, उसको स्टॉप नहीं किया, बल्कि वायलेंस इंक्रीज हो रहा है सालों साल। ये टेबल में, आर्टिकल में लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। और सबसे दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट है, जो कि ऑथर डाउट कर रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके से इस लाइन में भी जा सकता है, वो बेसिकली रिलेटेड टू शिमला एग्रीमेंट है। ऑथर का ये मानना है कि शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान दरकिनार कर सकता है, या कह सकता है कि शिमला एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर वैलिड।
क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को अगर हम देखें, अगर इसके बैकग्राउंड में हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो थी शिमला एग्रीमेंट में, वो चीजें इस हिसाब से थी कि आप स्टेटस को मेंटेन करोगे। लेकिन भारत के द्वारा जो इंटरनली जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट को से हटा के उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करना, ये एक स्टेटस को चेंज करने वाली बात पाकिस्तान इसको कंसिडर कर सकता है, जिसकी वजह से जो शिमला एग्रीमेंट है, पाकिस्तान में क्लेम दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड। और शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में है, दैट आल्सो विल एंड। दीज आर हाइपोथेसिस, दीज आर द फियर ऑथर हैज शोन दैट पाकिस्तान में एक्ट इन दैट लाइन आल्सो। सिमिलरली जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे में भी जो उसकी जो वैलिडिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। सो एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑथर ने रिलेटेड टू पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ दिस रिसेंट हैपनिंग प्रोजेक्ट किया है। सिमिलरली विथ चाइना, चाइना का मोस्टली हम देखते हैं कि JNK में जो लद्दाख का रीजन है, दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर चाइना। और उस लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कंसिडर बनाने से चाइना एज ए रिएक्शन, आप हम देख रहे हैं कि चाइना ने इंकर्जन किया और एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है इंडिया के साथ में एट LAC में, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में चाइना का काफ़ी स्टेक है। क्योंकि CPEC या बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, वो एरिया जियोग्राफिकली उसी रीजन से जाता है। एक कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान से है फॉर CPEC या BRI के लिए, वो उसी जियोग्राफिकल एरिया से जाता है। दैट एरिया आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। तो इसलिए जो लद्दाख या जो एक वेस्टर्न एरिया है, दैट दैट ब्रॉट इंडिया इनटू क्लैश विथ चाइना। अब ये जो ऑथर का ये आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया के इस कदम से पाकिस्तान और चाइना दोनों इंडिया के खिलाफ इकट्ठा हो गए, और चाइना के जो रिसेंट कदम है उससे भारत को काफी खतरा है। क्योंकि भारत को जो सियाचिन या जो वेस्टर्न फ्रंट में जो भारत की सिक्योरिटी कंसर्न है, दैट विल बी अफेक्टेड बाय दैट इंक्रोचमेंट बाय चाइना। सो ये एक एनालिसिस है इस आर्टिकल की, जो कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से भारत के जम्मू एंड कश्मीर और जो रेटोरिकल स्टेटमेंट थे उसकी वजह से भारत के चाइना और पाकिस्तान से रिलेशनशिप खराब हुए हैं, और पाकिस्तान और चाइना खुलकर सामने आ गए हैं भारत के खिलाफ। So that thing is written by author, and it is very relevant article for the current time. This conclude my analysis of today's newspaper. I hope कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।